Good morning, sir. हेलो महक। हेलो बेटा। Yes, sir. Good morning. मॉर्निंग। आपने रिकंसिलेशन के लिए पहले एफए का कॉलम बनाया या सीए का? Sir, FA. वर्किंग नोट में बेटा। FA. एफए। Yes, sir. ओके, तो हम कल कर लेते एफए सीए डिफरेंस साइन शुड बी प्लस माइनस and this is your opening stock slash expense यहाँ पे भी एफ ए सी ए डिफरेंस साइन शुड बी माइनस प्लस। नाउ सबसे पहले अगर हम चेक करते हैं तो क्वेश्चन के अंदर हमें डायरेक्ट मटेरियल कंजम्पशन 50 लैक्स दिया हुआ है और यहाँ पे हमारा 56 लैक्स है। तो पहला आएगा डायरेक्ट मटेरियल एफ में 50 लैक्स है NCA 56 lakhs. So difference 6 lakhs should be reduced. Correct? Yes.
फिर डायरेक्ट वेजेस 30 लाख है, और यहाँ पे डायरेक्ट वेजेस 30 लाख सेम है, इग्नोर। फैक्ट्री ओवरहेड मेरे में 17,20,000 है कॉस्टिंग में, तो यहाँ पे आके हम लिखेंगे फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्टिंग में 17,20,000। फाइनेंशियल अकाउंट्स में जाके देखते 16 लाख से, अगेन माइनस साइन, कितना आएगा? 1,20,000 आएगा डिफरेंस। Yes, sir. फिर फैक्ट्री ओवरहेड के बाद एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड 7 लाख दिया है, एडमिन ओवरहेड 7 लाख। हमारी कॉस्ट शीट में एडमिन ओवरहेड है 7,44,000, 44,000 difference. 44 नेगेटिव। फिर एडमिन के बाद सेलिंग ओवरहेड 9,60। हमारी सिस्टम में भी सेलिंग ओवरहेड 9,60 है कॉस्टिंग में, तो नो चेंज। फिर बेड डेप्स 80,000, फिर प्रिलिमिनरी एक्सपेंस रिटर्न ऑफ 40,000, लीगल चार्जेस 3,000. 10,000, फिर डिविडेंड रिसीव्ड 1 लाख, तो इनकम में आ जाएगा डिविडेंड रिसीव्ड, यहाँ पे नील तो -1 लाख। फिर इंटरेस्ट रिसीव्ड 20,000, फिर सेल्स दोनों में सेम है, फिनिश गुड्स 3,20,000, क्लोजिंग स्टॉक था ना, हाँ, क्लोजिंग स्टॉक 3,20,000, 20,000, और यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक है 3,49,161, Yes, 3 3,49,161। सो कितना डिफरेंस आ जाएगा? 29,161। yes, sir. वर्क इन प्रोग्रेस सेम है, तो नो चेंजेस। आई थिंक बाकी सब कवर हो गया। तो ये वर्किंग नोट देख लो, आपका हो गया लिख के बेटा। Yes, sir. नाउ मेन आंसर, रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, रुपीज रुपीज पर्टिकुलर। पहला कॉलम यहाँ पे एफए का किया है, तो वी स्टार्ट प्रॉफिट एज पर एफए। Yes, sir. तो एफए का प्रॉफिट देखो कितना आया था तुम्हें बेटा? 12 lakhs 90,000. 12,90,000। अभी मुझे ऐड करना है बेड डेप्स 80,000, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस 40,000, बेड डेप्स 80,000, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस 40,000, लीगल चार्जेस 10,000, और नीचे देखेंगे तो फिनिश गुड्स का स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ एफजी 29,161। चारों को ऐड कर देते हैं। 80,000 प्लस 40,000 प्लस 10,000
29,161, 1,59,161 161. plus 12,19,000, so 14,49,161, देन माइनस की चीज आ जाएगी। तो पहला माइनस में डायरेक्ट मटेरियल 6 लाख है, फिर दूसरा 1,20,000 आई थिंक फैक्ट्री ओवरहेड है, 1,20,000, फिर एडमिन ओवरहेड है 44,000, फिर डिविडेंड रिसीव्ड 1 lakh and interest received 20,000, 6 lakhs plus 1 lakh 20 plus 44 plus 1 lakh plus 20,000, 8 lakh 84,000 minus 14 lakh 49 161, 5 lakh 65 161 प्रॉफिट एज पर सीए। तो रिकंसाइल हो गया ना? Yes, sir. डन बेटा? Yes, sir. Now next question. Question number 3. M Company Limited furnished the following summary of trading and profit loss account for the year ended 31st March 2019. Raw material is given direct wages, production overhead, admin overhead, selling and distribution overhead, preliminary expense written off. अच्छा अमाउंट में कुछ तो गड़बड़ हुआ है, एक सेकंड ना बेटा। रॉ मटेरियल है Yes, sir. करेक्ट, डायरेक्ट वेजेस करेक्ट फिगर है, प्रोडक्शन ओवरहेड करेक्ट है, एडमिन ओवरहेड 39 है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन 42,700 है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस रिटर्न ऑफ 2,200 है, गुडविल रिटर्न ऑफ 2,500 है, डिविडेंड 3,000 है, इनकम टैक्स 4,000 है, थोड़ा सा प्रिंटेड एरर हो चुका है, एंड नेट प्रॉफिट इज 1,89,000, सेल्स Yes, sir. 12,000 यूनिट्स 4,80, फिनिश स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक 8,000, वर्क इन प्रोग्रेस में तीनों का ब्रेकअप देके टोटल वैल्यूएशन है 47,995, interest on securities 6,000. The company manufactures standard product. Scrutiny of the cost record for the same period shows that factory overhead have been allocated to the production 20% on prime cost. Administrative overhead related to production have been charged rupees 3 per unit on units produced. Selling and distribution expense rupees 4 per unit. You are required to prepare a statement of cost and work out profit as per the cost account and also prepare reconciliation statement. तो यहाँ पे हम लोग को बेटा कॉस्ट शीट बनानी पड़ेगी, और कॉस्ट शीट के लिए हम लोग नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस, तो ओपनिंग स्टॉक तो है ही नहीं, तो 12,000 एंड ये 200, तो प्रोडक्शन क्वांटिटी हो जाएगी 12,200। Yes, sir. यहाँ पे क्वेश्चन 3 हम लोग लिखेंगे कॉस्ट शीट प्रोडक्शन 12,200 and sold 12,000. अब यहाँ पे देखो पर यूनिट पूछा नहीं है, फर्स्ट क्वेश्चन में तो पर यूनिट का भी कॉलम बनाया था क्योंकि पूछा था, फिर भी बनानी है तो बना सकते हैं। यहाँ पे पर्टिकुलर
टोटल रुपीज पर यूनिट रुपीज। सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल, तो यहाँ पे कॉस्ट शीट के अंदर डायरेक्ट मटेरियल के बारे में कोई बातचीत नहीं है, मतलब फाइनेंशियल अकाउंट से फिगर ले सकते हैं 139,600। सो यहाँ पे 1,39,600। फिर डायरेक्ट लेबर 76,200। दोनों को ऐड करेंगे तो बेटा मिलेगा प्राइम कॉस्ट 2,15,800, correct? Yes. Now factory overhead they specified 20% on prime cost. Factory overhead 2,15,800 into 20%. 43,160. 2,58,960 is a gross factory cost. Right? अभी देखो बेटा, यहाँ पे अपने को क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस दिया है क्वेश्चन में, यहाँ तक हो गया ना महक? Yes. तो ये दोनों का टोटल चेक कर लेते हैं, मटेरियल लेबर का। मटेरियल 28,200 एंड वेजेस 11,796, तो टोटल आया 39,996 इंटू 20% फैक्ट्री ओवरहेड करके चेक किया कि भाई कॉस्ट शीट में तो फैक्ट्री ओवरहेड 20% है, तो ये करेक्ट आया 7,999। तो यही वर्क इन प्रोग्रेस का हम फिगर लिख लेंगे 47,995। तो माइनस क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस 47,995 माइनस 258,960, तो यहाँ पे आ जाएगा 2,10,965। दिस इज कॉल्ड फैक्ट्री कॉस्ट। यहाँ तक कोई डाउट बेटा? Yes. प्लस ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव रुपीज दिया 3 पर यूनिट प्रोड्यूस। तो प्रोडक्शन है 12,200 इंटू 3 रुपीज, 36,600 प्लस 2,10,965, तो यहाँ पे है 247,565, दैट इज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ओपनिंग स्टॉक तो है ही नहीं, तो सीधा माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। 247,565 हमारा प्रोडक्शन हुआ 12,200 यूनिट्स, तो डिवाइड करेंगे तो पर यूनिट आ जाएगा 12,200 एंड 12,000 सोल्ड है, तो आपका क्लोजिंग स्टॉक है 200 क्वांटिटी, तो 12,200 से डिवाइड किया तो 4058 आया है क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू। चेक कर लो बेटा। Yes. 247,565 माइनस 4058, 243,507, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। करेक्ट बेटा? Yes. यहां तक हुआ लिख के? Yes. अभी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड 4 रुपीज पर यूनिट। सो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, मेरा सोल्ड क्वांटिटी 12,000, तो नाउ 12,000 इंटू 4 कितना होगा? 48,000। Yes.
plus 48, 2,91,507 cost of sales अभी सेल्स है 4,80,000 1,88,493 आगे बढ़ो बेटा Yes, sir. वर्किंग नोट फॉर रिकंसिलेशन तो ये बार हम लोग क्या करते हैं पहले सीए का कॉलम लेते हैं फिर एफए का लेते हैं एंड देन वी टेक द डिफरेंस तो ये हमारा हम यहाँ पे क्या करते हैं वही सेम साइन प्लस माइनस कोई चेंजेस नहीं साइन में प्लस माइनस सी एफ ए डिफरेंस माइनस प्लस अभी देखो सबसे पहले रॉ मटेरियल एंड वेजेस है तो वो तो हमने यहाँ पे सेम ही लिखा है नो चेंजेस यहाँ पे फैक्ट्री ओवरहेड है 43,160 तो हम लोग लिखेंगे फैक्ट्री ओवरहेड 43,160 और यहाँ पे देखो प्रोडक्शन ओवरहेड लिखा है दैट इज फैक्ट्री ओवरहेड 42,600 तो हम यहाँ पे लिखेंगे 42,600 माइनस कर दिया तो 560 पॉजिटिव रहेगा क्योंकि उसका फिगर ज्यादा है फिर एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड यहाँ पे 39,100 है और अपनी सिस्टम में फैक्ट्री ओवरहेड एडमिन ओवरहेड 36,600 ये रहा Yes, sir. माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 2,500 बट नेगेटिव साइन करेक्ट बेटा Yes, sir. अभी एडमिन के बाद सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन 42,700 सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड यहाँ पे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन है 48,000 सो माइनस कर देंगे 48,000 तो आ जाएगा 5,300 पॉजिटिव फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के बाद प्रिलिमिनरी एक्सपेंस रिटर्न ऑफ 2,200 माइनस साइन 2,200 फिर गुडविल रिटर्न ऑफ 2,501 2,501 2,501 तो माइनस 2,501 गुडविल रिटर्न ऑफ के बाद डिविडेंड 3,000 डिविडेंड यहाँ पे नील यहाँ पे 3,000 सो माइनस 3,000 फिर आपको दिया इनकम टैक्स 4,100 इनकम टैक्स यहाँ पे नील यहाँ पे 4,100 सो माइनस 4,100 देन उसके बाद इनकम सेम रहेगी 4,80,000 सेल्स दोनों में सेम है क्लोजिंग स्टॉक 8,000 क्लोजिंग स्टॉक ऑफ FG
8000 अपने में क्लोजिंग स्टॉक 4058 आया है। Yes. So 8000 minus 4058 3942। अब वर्क इन प्रोग्रेस सेम है। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज इंटरेस्ट 6000 रिसीव्ड है, यहाँ पे नील, तो ये आ जाएगा 6000। नाउ आई थिंक सब कुछ कवर हो गया। ये वर्किंग हो गया बेटा। Yes. नाउ रिकंसिलेशन, मैं साइड में ही लिख देता हूँ रिकंसिलेशन स्टेटमेंट ताकि इजी रहे। रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। नाउ अब हम प्रॉफिट स्टार्ट करेंगे सीए से, क्योंकि पहला कॉलम कौन सा है, सीए का कॉलम। सो कॉस्ट शीट का प्रॉफिट है 1,88,493, 1,88,493। ऐड, देखो सबसे पहले ऐड हुआ है फैक्ट्री ओवरहेड 560, फिर 5300 ऐड है, तो उसके सामने क्या है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। फिर एडिशन में आएगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, 3942, एंड फिर आ जाएगा इंटरेस्ट 6000, 560, 5300, 3942 प्लस 6000, 15802। माइनस में आएगा 2500 एडमिन ओवरहेड, फिर प्रीलिमिनरी एक्सपेंस माइनस में 2200, फिर माइनस में गुडविल रिटर्न ऑफ 2501, फिर डिविडेंड माइनस में आ जाएगा 3000, फिर इनकम टैक्स आ जाएगा 4100। $14,301 नेगेटिव में 188,493 प्लस 15,802, तो यहाँ पे टोटल है 204,295 माइनस 14,301, 1,89,994। तो प्रॉफिट एज पर एफ देख लेते हैं, 189,994 टैली हो गया ना बेटा। Yes. तो ये आपका यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट एज पर एफ। डन। रिकंसिलेशन में कुछ डाउट है तो बोलो बेटा। Done. क्वेश्चन नंबर 4 आप रीड कर लो एक बार, एकदम छोटा स्मॉल क्वेश्चन है। Yes.
Yes, sir. I read. हाँ एक सेकंड. अभी यहाँ पे अपने को प्रॉफिट कौन सा दिया है? प्रॉफिट ऑफ पेकिंग लिमिट पे 6437 एज पर फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स एंड कॉस्ट अकाउंटिंग का रिकॉर्ड दिया है 86,200. और ये डिफरेंसेस दिया. प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग रिकंसिलिएशन फिगर बिटवीन नेट प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट एंड नेट प्रॉफिट इन द फाइनेंशियल बुक. तो अगर हमको कॉस्ट अकाउंटेंट से स्टार्ट करना है तो हमारा वर्किंग नोट में आ जाएगा प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट करना है तो क्या हम लोग कर सकते हैं. तो क्वेश्चन 4 में वर्किंग नोट फॉर रिकंसिलेशन. तो सीए का कॉलम, एफए का कॉलम, डिफरेंस यहाँ पे प्लस माइनस. फिर आपका यहाँ पे आ जाएगा सीए का कॉलम, एफए, डिफरेंस. यहाँ पे प्लस माइनस तो नीचे हम लोग क्या करेंगे माइनस प्लस. यहाँ पे सारे ओपनिंग स्टॉक एंड एक्सपेंस लिखते हैं हम लोग, मतलब ट्रेडिंग पीएनएल का डेबिट साइड. और यहाँ पे हम लोग क्लोजिंग स्टॉक लेस इनकम दैट इज ट्रेडिंग पीएनएल का क्रेडिट साइड वाला आइटम. अभी देखते हैं क्वेश्चन में सबसे पहले क्या है. वर्क्स ओवरहेड अंडर रिकवर्ड इन कॉस्ट अकाउंट 1560. वर्क्स ओवरहेड मतलब फैक्ट्री ओवरहेड एक्सपेंस है अपना. वर्क्स ओवरहेड अंडर रिकवर लिखा है ना. Yes, sir. और डिफरेंस जो है वही दे दिया है 1560 अंडर रिकवर्ड इन कॉस्ट. इसका मतलब क्या होता है फाइनेंशियल का फिगर ज्यादा है. अंडर रिकवर्ड किस में? कॉस्ट अकाउंट में है बेटा. Yes, sir. इसका मतलब एक्चुअल प्रॉफिट ज्यादा है तो एक्चुअल एक्सपेंस ज्यादा है फाइनेंशियल का तो माइनस साइन आएगा. Yes, तो माइनस साइन समझ में आया कि वापस yes, sir. एक्सप्लेन. Okay, so understood. अंडरस्टूड ना. Yes, sir. नाउ एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड ओवर रिकवर्ड इन कॉस्ट. So plus 850. हाँ तो एडमिन ओवरहेड ओवर रिकवर्ड 850 मतलब एक्चुअल फाइनेंशियल वाला कम है इसके लिए फिगर 850 पॉजिटिव. Yes, sir. फिर डेप्रिशिएशन इन फाइनेंशियल बुक्स कितना दिया है. डेप्रिशिएशन इन फाइनेंशियल बुक 5600. फिर अपने को डेप्रिशिएशन रिकवर्ड इन कॉस्ट लिखा है 6250. तो हम लोग क्या करेंगे कॉस्ट में लिख देंगे 6250 माइनस 5600. तो ये आ जाएगा 650 पॉजिटिव साइन राइट. सीए Yes, का sir. फिगर ज्यादा है पॉजिटिव. अब इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट. तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 4000 इनकम है ना बेटा. Yes, sir. तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट नील कितना था आई थिंक 4000. यस. Yes, sir. तो साइन आ जाएगा प्लस का. लॉस ड्यू टू ऑब्सोलेंस चार्जेस इन फाइनेंशियल 2850 रुपीज है. गलती से डॉट हुआ है 2850 हमारा लॉस हो गया. तो लॉस है तो डेबिट साइड होता है तो ऊपर लिखेंगे एफए की बुक में 2850 माइनस. फिर इनकम टैक्स प्रोवाइडेड इन फाइनेंशियल अकाउंट 20,150.
minus 20,150. Fill bank interest and transfer fees 375. तो बैंक इंटरेस्ट एंड ट्रांसफर फीस है ना, शेयर ट्रांसफर फीस है, तो इनकम है कंपनी के लिए 375. तो यहाँ पे लिखते हैं इनकम में बैंक इंटरेस्ट एंड ट्रांसफर फीस, यहाँ पे नील, यहाँ पे 375, सो यहाँ पे 375. स्टोर एडजस्टमेंट लिखा है क्रेडिट इन फाइनेंशियल बुक, सो इनकम. स्टोर एडजस्टमेंट कितना है, 237 है ना बेटा? यस 237. लॉस ड्यू टू डेप्रिसिएशन स्टॉक वैल्यू चार्ज इन फाइनेंशियल 3375. तो 3375 हमारा नुकसान हो गया, तो एक्सपेंस में आ जाएगा. ये हो गया लिख के रिकंसिलिएशन का वर्किंग नोट बेटा. मैं कभी रिकंसिलिएशन करे बेटा? Yes. So the last one, like loss due to depreciation in stocks or स्टॉक charges. वैल्यू. No, I read it as credit in financial accounts. I understood. Yes, I understood. ओके, इट इज अ लॉस, Yes, so I मतलब just read. रिडक्शन इन स्टॉक वैल्यू, डेबिट साइड. Yes, sir. लॉस. So now reconciliations account. So my first column is CA. Therefore, I have to start profit as per CA 86,200. Add 850 admin overhead over recovered 850. फिर depreciation 650. फिर interest on investment 4,000. फिर ऐड में आएगा बैंक इंटरेस्ट एंड ट्रांसफर फीस 375. स्टोर एडजस्टमेंट 237. आई थिंक प्लस वाला डन. 850 प्लस 650 प्लस 4,000 प्लस 375 प्लस 237 प्लस 86,200, so 92,312 लेस 1560. तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं वर्क्स ओवरहेड अंडर रिकवर्ड 1560. फिर आपका माइनस में आया एक लॉस ड्यू टू ऑब्सोलेंस 2850. फिर इनकम टैक्स 20,150 एंड लॉस ऑन इन स्टॉक वैल्यूएशन 3375 टोटल.
1560 plus 2850 plus 2150 plus 3375. 27 935 64,377। तो यहाँ पे क्वेश्चन में आके प्रॉफिट देख लेते हैं। यस, 64,377 Yes. प्रॉफिट एज पर एफ है। डन Yes. बेटा। Yes. That's नाउ क्वेश्चन नंबर 5। The profit disclosed by a company cost account for the year end was 30,114, while the net profit shown by the by the financial account is 19,760. On reconcile the figure, the following difference are brought to the light. Overhead in the cost account were estimated rupees 7,500. The actual charge for the year shown by the financial account 6932. Expense note charge in cost accounting to rupees 750. The company has allocated rupees 600 to general reserves. Works was commenced during the year factory A expense of ये continuous में sentence है D वाला. Work was commenced during the year on a new factory and a expenditure of 12,000 was incurred. This is capital expenditure. Depreciation of 5% was provided in financial books. Transfer fees recovered amount received, sorry, amount rupees 28. The amount charged for income tax rupees 9,000. Prepare a statement, reconcile the figures shown by the cost and financial account. yes. Question 5. Working note for reconciliation. CA, FA, difference, plus minus. CA, FA, difference, minus plus. Now, हमने CA का पहला कॉलम लिख लिया है। अब देखो, सबसे पहले ओवरहेड इन कॉस्ट अकाउंट वर एस्टिमेटेड 7,500 इन कॉस्ट अकाउंट, तो हम लिखेंगे ओवरहेड कॉस्ट अकाउंटेंट की कॉलम में 7,500 एंड फाइनेंशियल बुक में कितना 6,932, Yes. तो माइनस 500, तो 568 का डिफरेंस ऐड हो जाएगा। करेक्ट। Yes. अब एक्सपेंस नॉट चार्ज इन कॉस्ट अकाउंट रुपीज 750। एक्सपेंस नॉट चार्ज मतलब ये कहाँ पे चार्ज हुआ है? कॉस्ट अकाउंट में नहीं हुआ है, कहाँ पे हुआ है? Finance. फाइनेंस। करेक्ट बेटा। Yes. तो फाइनेंस 750, तो माइनस आ जाएगा 750। The company has allocated 600 to general reserve. कॉस्टिंग में नहीं होता है। कितना अमाउंट है? 600। तो यहाँ पे एफए में लिखेंगे 600 माइनस, फिर ये जो 12,000 है उसका कोई एंट्री नहीं,
क्योंकि वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, लेकिन उसके ऊपर 5% डेप्रिसिएशन। तो 12,000 इंटू 5%, 600। कहाँ पे चार्ज हुआ है? फाइनेंशियल में हुआ है। फिर से एक बार चेक कर लेते, क्या बोला है? Work was commenced during the year on a new factory and expenditure of rupees 12,000 was incurred. Depreciation 5% was provided in the financial book, so 600 rupees. Now transfer price received 28. तो इनकम में ट्रांसफर फीस 28 rupees. The amount charged for income tax is rupees 9,000. तो यहाँ पे एक्सपेंस में इनकम टैक्स सीए की कॉलम में नील, और यहाँ पे 9,000, सो माइनस 9,000। मैं एक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर कर लो ना बेटा। Yes, sir. डन में है बेटा, रिकंसाइल हुआ। 19,760. Sorry. प्रॉफिट एज पर, यस, 19. 19,760 करेक्ट है। इट्स गिवन इन द क्वेश्चन 19,760। सो अभी रिकंसिलिएशन पार्ट एकदम क्लियर है बेटा। Yes, sir. नाउ हम लोग अकाउंटिंग एंट्रीज के बारे में बात करते हैं। तो सिस्टम वन इज अ नॉन इंटीग्रेटेड और दूसरा सिस्टम होता है इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम। नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम न्यू कॉन्सेप्ट है, स्टार्ट करूं ना बेटा मैं अभी? Yes, sir.
हाँ, so non-integrated books of accounting system means we are prepared separate books of accounts for financial as and separate books of account for costing. तो Yes, अभी हम लोग के जो कॉस्ट शीट है उसमें जितनी आइटम्स कवर्ड है वही का जनरल एंट्री हम हमारी बुक्स में करते हैं अंदर नॉन इंटीग्रल बुक्स ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम अंडर कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। तो अब हमारे कॉस्ट शीट के अंदर ना तो असेस का कोई रोल है ना लायबिलिटीज का रोल है, कुछ रुपीज डेटर्स क्रेडिटर्स ऐसा कुछ भी नहीं है कॉस्ट शीट में। तो उनका अगर जनरल एंट्री का डेबिट या क्रेडिट पार्ट आया तो हम उसको जनरल लेजर कंट्रोल अकाउंट में या तो कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो नॉन इंटीग्रेटेड के अंदर द फॉलोइंग लेजर अकाउंट शुड बी ऑपरेटेड। फर्स्ट विल जनरल लेजर कंट्रोल अकाउंट, उसका दूसरा नाम है कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। से एग्जांपल मैं तुमको बताता हूँ कि ये जनरल लेजर कब ऑपरेट होगा। सपोज हमने क्रेडिट परचेस किया तो हम एंट्री क्या करेंगे, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल टू क्रेडिटर्स। तो yes, क्रेडिटर्स मेरे अकाउंट्स में है ही नहीं कॉस्ट शीट के अंदर, yes, इसके लिए क्रेडिटर की जगह पे लिखेंगे जनरल लेजर कंट्रोल अकाउंट। ये समझ में आया। तो जनरल लेजर कंट्रोल अकाउंट कब यूज होगा, जब एंट्री की एक साइड डेबिट या तो क्रेडिट साइड में एक्सक्लूडिंग कॉस्ट शीट आइटम है तो ही। समझ में आया। yes, अब रॉ मटेरियल के लिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं स्टोर ledger, लेजर कंट्रोल अकाउंट। yes, तो रॉ मटेरियल की जगह पे आ जाएगा वर्ड स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। फिर जो प्रोसेस कॉस्टिंग करेंगे तो प्रोसेस कॉस्टिंग के लिए वर्ड हो जाता है प्रोसेस अकाउंट की जगह पे वर्क इन प्रोग्रेस लेजर कंट्रोल अकाउंट। उसके बाद फोर्थ फिनिश गुड्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। तो या तो हमें वो लेजर पूछ सकते हैं या तो जनरल एंट्रीज पूछते हैं। तो yes, हम लोग पहले लेजर समझ लेते हैं, लेजर के साथ साथ जनरल एंट्रीज करते जाएंगे। yes, फिफ्थ, अभी मेरा एक्सपेंस देखो कॉस्ट शीट में से मैंने क्या किया, एक तो ये पहला लिख लिया जनरल लेजर कंट्रोल अकाउंट जहाँ पे कॉस्ट शीट आइटम है ही नहीं उसकी एंट्री। फिर yes, स्टॉक तीन टाइप का, रॉ मटेरियल वर्क इन प्रोग्रेस फिनिश गुड्स, वो तीनों स्टॉक लिख लिया सेकंड थर्ड फोर्थ। yes, अभी मेरा एक्सपेंस तो कॉस्ट शीट में देखो मटेरियल तो पहला डायरेक्ट मटेरियल होता है कॉस्ट शीट में तो उसके लिए स्टोर लेजर हो गया। फिर वेजेस होता है तो उसके लिए वेजेस लेजर कंट्रोल अकाउंट। फिर हम एक्सपेंस क्लेम करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड, तो यहाँ पे आ जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड लेजर कंट्रोल अकाउंट। फिर उसके बाद मेरा खर्चा है ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव का ओवरहेड लेजर कंट्रोल अकाउंट। फिर मेरा एक्सपेंस है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का। फिर उसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऐड करते हैं तो हमको मिलता है कॉस्ट ऑफ सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। फिर हमारा आ जाएगा सेल्स अकाउंट, और सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स तो हमें प्रॉफिट देता है तो हम कॉस्टिंग पीएनएल बनाएंगे। तो टोटल 11 अकाउंट है। उसको मैंने याद रखने का तरीका कैसे रखा है, एक तो जनरल लेजर कंट्रोल अकाउंट जहां पे कॉस्ट शीट की कोई आइटम नहीं होगी वो आइटम वहां पे आ जाएगी। फिर स्टॉक तीन टाइप का, स्टोर वर्क इन प्रोग्रेस फिनिश। फिर एक्सपेंस चार टाइप का है, वेजेस फैक्ट्री ओवरहेड ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। फिर हमारा कॉस्ट ऑफ सेल्स सेल्स एंड कॉस्टिंग पीएनएल। yes, बेटा आपने लिखा ये लेजर अकाउंट के नाम। yes, हाँ, तो अभी हम लोग सिर्फ डिस्कस कर लेते हैं एंट्री के हिसाब से। पहला रॉ मटेरियल का ट्रांजैक्शंस के बारे में सोचते हैं।
तो रॉ मटेरियल के लिए एक तो परचेज होगा, तो वेदर इट इज कैश परचेज और क्रेडिट परचेज, हमारा एंट्री में परचेज अकाउंट डेबिट होता है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। इंस्टेड ऑफ परचेज अकाउंट डेबिट हम लोग क्या लिखेंगे, स्टोर स्टोर कंट्रोल। लेजर कंट्रोल अकाउंट। अगर फाइनेंशियल बुक्स होता तो कैश या तो क्रेडिटर्स लिखते, तो इंस्टेड ऑफ दैट वी विल राइट जनरल लेजर कंट्रोल अकाउंट। तो ये परचेस का एंट्री है, तुमको इसमें कोई डाउट है तो बोलो। यस। राइट, अभी परचेस के बाद अगर परचेस रिटर्न होता है, एक सेकंड, अभी परचेस के बाद परचेस रिटर्न होगा तो क्या एंट्री होना चाहिए परचेस रिटर्न का बेटा? जनरल लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट और टू स्टोर्स लेजर कंट्रोल। वेरी गुड। फिर मटेरियल इश्यू फॉर प्रोडक्शन, तो मटेरियल जो मेरे पास स्टोर में जमा करके रखा था वो मैंने प्रोडक्शन के लिए इश्यू किया। तो जब भी मटेरियल मेरे पास आएगा तो हम लोग क्या करते हैं, स्टोर लेजर टू जनरल लेजर, मटेरियल हमारे पास से जाएगा तो जनरल लेजर टू स्टोर लेजर, ये हो गया रिटर्न का। तो स्टोर लेजर को याद रखने का, डेबिट क्या क्या होगा जब मटेरियल रिसीव्ड होगा, एंड इश्यूड होगा तब क्रेडिट हो जाएगा। यस। अभी प्रोडक्शन मतलब मैंने प्रोसेस के लिए भेजा, तो वर्क इन प्रोग्रेस लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। इसमें कोई डाउट यहाँ तक? यस। यहाँ तक लिखा आप लोग ने बेटा? यस सर। नाउ प्रोसेस करने के बाद अगर कोई मटेरियल बच गया हमारे पास तो हम लोग रिटर्न कर देते हैं, मटेरियल रिटर्न फ्रॉम प्रोसेस लिख सकते हैं, या तो ऐसा लिखते हैं मटेरियल रिटर्न टू स्टोर। तो जो इसके ऊपर एंट्री लिखा, ये मेरा एंट्री नंबर 1, ये 2, ये 3, ये 4, तो ये जो थर्ड एंट्री लिखा वो रिवर्स हो जाएगा। करेक्ट है बेटा, स्टोर लेजर यस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू डब्ल्यू आई। टू वर्किंग प्रोग्रेस। ये जो मटेरियल इश्यूड फॉर प्रोडक्शन है उसके लिए वो लोग दूसरा वर्ड भी यूज करते हैं, डायरेक्ट मटेरियल इश्यूड। क्या लिखते हैं? डायरेक्ट मटेरियल इशू। अब इनडायरेक्ट मटेरियल इश्यू करेंगे ये लोग, तो इनडायरेक्ट मटेरियल या तो फैक्ट्री का हो सकता है, या ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव का, या तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का। इफ नथिंग इज स्पेसिफाइड तो इनडायरेक्ट मटेरियल हम मान के चलते फैक्ट्री का। यस। इनडायरेक्ट मटेरियल इश्यूड, तो मैं यहाँ पे इश्यूड टू फैक्ट्री, इश्यूड टू ऑफिस ऐसा सेपरेट लिख दूंगा ताकि आपको तकलीफ। तो यहाँ पे फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट डेबिट टू स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। फिर इनडायरेक्ट मटेरियल इश्यूड टू ऑफिस, तो हम लिखेंगे ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड अकाउंट डेबिट टू स्टोर लेजर। इनडायरेक्ट लेबर, सॉरी इनडायरेक्ट मटेरियल ही है,
इश्यूड टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, तो आपका एंट्री आ जाएगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड अकाउंट डेबिट टू स्टोर लेजर कंट्रोल। यहाँ तक एक बार एंट्रीज देख लो, आपको कुछ डाउट है तो पूछ लो। हाँ सर। क्लियर सर। Now, sometimes they will say material purchase for a special job. तो फिर हम लोग उसका क्या एंट्री करना चाहिए? मटेरियल परचेस फॉर अ स्पेशल जॉब। Like तो SLC account debit to WI. एसएलसी को हाथ नहीं लगाएंगे। यहाँ पे देखो कैसे है, नॉर्मल आपका कैश या क्रेडिट परचेज स्टोर लेजर टू जनरल लेजर आ जाता है। Yes sir. अगर आपको दिया जाता है मटेरियल परचेज फॉर स्पेशल जॉब, तो एट दैट टाइम वो पर्टिकुलर जॉब अकाउंट डेबिट, वर्क इन प्रोग्रेस लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट, और आइदर हमारा जो जॉब अकाउंट दिया होगा जो भी अकाउंट डेबिट लिखेंगे टू डायरेक्टली जनरल लेजर कंट्रोल अकाउंट। Okay. तो एक ये आपको याद रखना है कि अगर मटेरियल स्पेशल जॉब के लिए दिया जाता है, स्पेशल जॉब या तो ऐसा कुछ वर्ड यूज करेंगे तो आपका ये आ जाएगा। Yes. तो ये आपको समझ में आ गया बेटा? Yes sir. Now, wages तो वेजेस पेड का एंट्री है। अब वेजेस है ना, डायरेक्ट भी होता है इनडायरेक्ट भी होता है। तो हम अभी पहले वेजेस पेड डायरेक्ट की बात कर रहे हैं। तो हमारा होगा वेजेस अकाउंट डेबिट टू, कैशबैक की जगह पे क्या आ जाएगा? जनरल लेजर कंट्रोल अकाउंट। Yes. अब देखो यहाँ पे प्रोसेस अकाउंट अगर तुमको याद हो तो थोड़ा सा, मटेरियल होता था, लेबर होता था। तो Yes. ये जो पेड करने के बाद हम ट्रांसफर करेंगे इसको डायरेक्ट वेजेस को, तो प्रोसेस अकाउंट ट्रांसफर होता है। तो यहाँ पे हेडिंग लिख रहा हूँ डायरेक्ट वेजेस ट्रांसफर टू वर्क इन प्रोग्रेस। तो देखो हमारा ये वेजेस अकाउंट में वेजेस अकाउंट डेबिट यहाँ पे लिखा है जनरल लेजर कंट्रोल अकाउंट। तो ये ट्रांसफर होगा वेजेस अकाउंट से, तो वेजेस क्या हो जाना चाहिए? क्रेडिट हो जाना चाहिए। एंड डेबिट क्या होगा? वर्क इन प्रोग्रेस लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू वेजेस अकाउंट। ये समझ में आया बेटा? Yes. अभी इसके बाद इनडायरेक्ट वेजेस पेड। अभी इनडायरेक्ट वेजेस पेड का ना दो डिफरेंट वैसे ट्रीटमेंट देते हैं। पहले उसको वेजेस पेड किया, डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट, सेम ट्रीटमेंट, मतलब ये अकाउंट में चला जाएगा वेजेस टू जीएलसी। फिर इनडायरेक्ट वेजेस फैक्ट्री का, तो फैक्ट्री अकाउंट
फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट डेबिट टू वेजेस अकाउंट करते हैं, तो दो एंट्री पास करेंगे। तीसरा पॉसिबिलिटीज है, नेक्स्ट नेक्स्ट पॉसिबिलिटीज है, इनडायरेक्ट वेजेस इफ रिलेटेड टू फैक्ट्री तो फैक्ट्री ओवरहेड टू जीएलसी। तो आप क्या प्रीफर करोगे बेटा? So the last. हम्म So indirect wages to तो इनडायरेक्ट वेजेस अकाउंट पेड है तो कैसा करना है? वेजेस अकाउंट टू जीएलसी पहले करना है एंड देन जिसका है उसको ट्रांसफर करना है, कि डायरेक्टली ट्रांसफर करना है? so I'll write both. Then ओके, तो इनडायरेक्ट वेजेस पेड, तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं वेजेस अकाउंट डेबिट टू जीएलसी। फिर इसके अंदर ये ए हो गया, ये बी, इनडायरेक्ट वेजेस ट्रांसफर। तो ये ट्रांसफर, अभी देखो, वेजेस अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए। इनडायरेक्ट वेजेस इफ इट इज रिलेटेड टू फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट, सो फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट डेबिट टू वेजेस। फिर मैं वापस लिखूंगा ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंट डेबिट टू वेजेस, वैसा। या तो यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड डेबिट सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन डेबिट टू वेजेस। yes. तो सेपरेट लिखूं कि साथ में लिखूं? So together. So ओके, सो यहाँ पे ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड अकाउंट डेबिट सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड अकाउंट डेबिट टू वेजेस अकाउंट। ये समझ में आ गया? yes. अभी देखो, ये वेजेस वेजेस ये कैंसल हो गया, Yes. राइट? Yes, sir. तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? फैक्ट्री ओवरहेड टू वेजेस। Yes. तो आइदर तुम ये दो लिखो, और ये ए एंड बी दोनों की जगह पे कंबाइन करके एक हो सकता है सीधा, फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट डेबिट ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड अकाउंट डेबिट जिसका भी वेजेस है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड अकाउंट डेबिट टू जनरल लेजर कंट्रोल अकाउंट। तो या तो ए एंड बी सेपरेट लिखो, या तो इसको कंबाइन कर दो। Yes, sir. ये समझ में आया? Yes, sir. अब लिख रहे हो ना बेटा? Yes. अब देखो, नोट लिख लो। In the absence of any specific instruction regarding indirect material and indirect wages, it is presumed that indirect material and indirect labor are Yes. related to factory overhead. लिखा बेटा? Yes, sir. Direct expense paid. Direct expense account debit to GLC. Direct expense
ट्रांसफर टू प्रोसेस। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे वर्किंग प्रोग्रेस लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू डायरेक्ट एक्सपेंस अकाउंट। एनी डाउट? No, sir. None, sir. डन। नाउ फैक्ट्री ओवरहेड, पेड लिखते हैं या तो वर्ड इंकर्ड लिखते हैं। तो मेरा फैक्ट्री ओवरहेड का खर्चा हो गया, तो फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक होना चाहिए। कैश बैंक तो अपनी सिस्टम में है ही नहीं, तो जनरल लेजर अकाउंट। नेक्स्ट 15, फैक्ट्री ओवरहेड रिकवर्ड और एब्जॉर्ब। इसका मतलब फैक्ट्री ओवरहेड का जो खर्चा हुआ है वो ट्रांसफर कहाँ पे होना चाहिए, तो क्या वर्क इन प्रोग्रेस। Yes, sir. तो वर्क इन प्रोग्रेस लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू फैक्ट्री ओवरहेड। समझ में आया बेटा? Yes. अभी देखो यहाँ पे मैं साइड में एक लेजर अकाउंट ड्रॉ करके दिखाता हूँ तुमको, रिलेटेड टू द फैक्ट्री। फैक्ट्री ओवरहेड के लिए अब देखो, फैक्ट्री ओवरहेड का खर्चा सपोज मेरा 1 लाख रुपीज का है, या मैं 1 लाख 10 लिख रहा हूँ, 1 लाख 10 का खर्चा हुआ। तो फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट डेबिट टू जीएलसी है, तो इधर जीएलसी दिखेगा। फिर मैंने ट्रांसफर किया समझो 96,000, तो इधर वर्क इन प्रोग्रेस में जाएगा 96,000। पॉसिबिलिटीज है जितना एक्सपेंस किया उतना 1 लाख 10 ट्रांसफर हो, या उससे ज्यादा या तो उससे कम। तो ये डिफरेंस 14,000 इज ट्रीटेड एज अंडर एब्जॉर्प्शन या अंडर रिकवरी। समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ बेटा? तो अब ये 14,000 का 3 ट्रीटमेंट। पहला कैरी फॉरवर्ड, Yes, sir. तो यहाँ पे लिख देंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन, दैट इज योर कैरी फॉरवर्ड का ट्रीटमेंट। दूसरा ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, एडजस्ट अगेन कॉस्टिंग पीएनएल, Yes, sir. तो यहाँ पे लिखेंगे बाय कॉस्टिंग पीएनएल, ये सेकंड ट्रीटमेंट है। एंड तीसरा सप्लीमेंट्री रेट, तो मेन रेट जहां पे गया है वहां पे, तो मेन कहां पे गया, वर्क इन प्रोसेस, तो बाय वर्क इन प्रोसेस। ये चीज समझ में आ गया बेटा? Yes, sir. तो ट्रीटमेंट तीनों में से कौन सा प्रेफर करेंगे, तो हम लोग को है ना ओपनिंग ट्रायल बैलेंस देते हैं ये लोग। अगर ओपनिंग ट्रायल बैलेंस में फैक्ट्री ओवरहेड या ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव या सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का ओपनिंग बैलेंस दिख गया, इसका मतलब ये लोग कैरी फॉरवर्ड मेथड फॉलो कर रहे हैं। समटाइम्स स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस दिया होगा क्वेश्चन में, समटाइम्स नहीं दिया होगा, तो उस हिसाब से हम लोग को ट्रीटमेंट देखना पड़ेगा। Yes, sir. नाउ ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड इंकर्ड, तो ये इंकर्ड का क्या एंट्री होगा, Office and admin. ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड लेजर अकाउंट डेबिट, लेजर कंट्रोल लिखो तो ठीक है, नहीं तो नॉर्मल है, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड अकाउंट डेबिट टू जीएलसी। Yes, sir.
फिर आएगा ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, रिकवर्ड और वर्ड होगा एब्जॉर्ब। तो ऑफिस ओवरहेड है ना, फिनिश गुड्स लेजर कंट्रोल अकाउंट में ट्रांसफर होगा, अकाउंट डेबिट टू ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव ओवर। ये समझ में आ गया बेटा? Yes, sir. फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड इंकर्ड। तो इनका एंट्री क्या होगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड अकाउंट डेबिट टू जीएलसी अकाउंट। Yes. फिर आएगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड रिकवर्ड और एब्जॉर्ब। तो ये ट्रांसफर का एंट्री है, कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट डेबिट टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। यहां तक जितना एंट्री कराया एक बार आप देख लो महक, कुछ डाउट है तो पूछ लो। Yes. डन बेटा? Yes. कोई डाउट इसमें? Yes. एंट्री नंबर 20 का हेडिंग लिखो, कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स ट्रांसफर टू वेयरहाउस। Yes. इसका मतलब क्या होता है कि जो आपका प्रोसेस अकाउंट है उसका आउटपुट है ये, तो आउटपुट प्रोसेस अकाउंट में क्रेडिट साइड है, तो ये कहाँ पे ट्रांसफर होना चाहिए, तो क्या बन गया, फिनिश गुड्स। तो हम लोग क्या एंट्री लिखेंगे, फिनिश गुड्स लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू वर्क इन प्रोग्रेस लेजर कंट्रोल। ये समझ में आया? Yes. इनको कभी कभी ऐसा भी वो लोग बोल सकते हैं, फिनिश प्रोडक्ट एट कॉस्ट। एनी डाउट अप टू दिस पार्ट? Yes. नाउ विल से प्योरली वर्ड यूज करेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो है ना, अपने पास दो ट्रीटमेंट होता है, एक तो सीओजीएस अकाउंट ओपन करो और उसमें ट्रांसफर करो, फिर सीओजीएस को ट्रांसफर कॉस्ट ऑफ सेल्स में करते हैं। तो दो बार सेपरेट मेहनत करने से बेटर होता है कि हम लोग इसको डायरेक्टली ऐसा लिखें, कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट डेबिट टू फिनिश गुड्स, क्योंकि जो फिनिश गुड्स होगा वही क्रेडिट साइड में से जाएगा सेल्स के लिए।
तो कोई डाउट यहाँ तक? Yes. अब कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट को ट्रांसफर किया जाता है कॉस्टिंग पी&एल। कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट ट्रांसफर टू कॉस्टिंग पी&एल। तो क्या होगा? कॉस्टिंग पी&एल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट ऑफ सेल्स। समझ में आया बेटा? Yes. हम जब फिनिश गुड्स वर्ड लिखते हैं तो समटाइम्स यहाँ पे फिनिश स्टॉक भी लिखते हैं, इंस्टेड ऑफ गुड्स स्टॉक लिखेंगे। इंस्टेड ऑफ गुड्स यू कैन Yes. राइट द स्टॉक आल्सो, सेम चीज। अभी नेक्स्ट, कैश सेल्स हो या क्रेडिट सेल्स। अगर क्रेडिट सेल्स होता है तो हम लोग क्या लिखते हैं? डेटर्स टू सेल्स अकाउंट। तो इंस्टेड ऑफ डेटर्स हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? GL. जीएलसी, जनरल लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। एनी डाउट अप टू दिस पार्ट? सेल्स ऑलवेज क्रेडिट होता है ना बेटा? Yes. यहाँ पे लिखेंगे सेल्स रिटर्न। तो क्या हो जाएगा हमारा एंट्री? सेल्स अकाउंट डेबिट टू जीएलसी। लिखा यहाँ तक? Yes. सपोज वो लोग लिखते हैं सेल्स रिटर्न एट कॉस्ट। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, एट कॉस्ट। तो क्या एंट्री होगा? तो कि हमारा कॉस्ट वाला चीज फिनिश गुड्स का, देखो हम लोग फिनिश गुड्स को कहाँ पे ट्रांसफर करते हैं? तो क्या फिनिश गुड्स ट्रांसफर्ड कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट में हो जाता है। तो यही जो एंट्री है फिनिश गुड्स अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट ऑफ सेल्स रिवर्स हो जाएगा 21 वाला। तो फिनिश गुड्स या तो फिनिश स्टॉक लिखेंगे, अकाउंट डेबिट लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू Yes. कॉस्ट ऑफ सेल्स। डन? Yes. अभी क्या करो, 5-7 एंट्री हम लोग लिख सके उतना स्पेस छोड़ दो। हम लोग बाद में जब जरूरत लगेगा तब लिखेंगे, ठीक है बेटा? Yes. Question number 6. On 31st March 2020, the following balances were extracted from the books of Supreme Manufacturing Company. Store ledger control account, work in progress ledger control account, finished goods ledger control account, cost ledger control account. ये opening trial balance दिया है, always given in the question. The following transaction took place in month of April 2020. Raw material purchase, raw material return to supplier, raw material issue for production, raw material return to store. Productive wages means direct wages. Indirect labor, factory overhead expense incurred, administrative expense, cost of finished goods transferred to warehouse, cost of goods sold, sales, selling and distribution overhead. Factory overhead are applied to production at 150% of direct wages. Any under over absorbed overhead being carried forward for adjustment in subsequent month
Administrative and selling expense incurred and recovered are same, so the necessary account as they would appear in cost ledger account. तो यहाँ पे लेजर अकाउंट्स अपने को बनाना है। तो ये हमने जो लिस्ट लिखा था ना 11 लेजर अकाउंट का बेटा, Yes. वो 11 का 11 बनाने का है अपने को। Yes, sir. सॉरी 1 नहीं, कौन सा 6 था ना, 6। तो सबसे पहला लेजर कौन सा बनेगा, जनरल General. लेजर अकाउंट। ये थोड़ा सा बड़ा अकाउंट होता है, तो अप्रोक्सीमेटली 12 लाइन छोड़ सकते हैं, 10 से 12 लाइन। Yes. फिर बनेगा स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। जनरल लेजर कंट्रोल अकाउंट लिखा, 12 लाइन छोड़ दो, अप्रोक्सीमेटली 10 to 12 लाइन। फिर स्टोर लेजर अकाउंट में 7 लाइन छोड़ दो अप्रोक्सीमेटली। फिर वर्क इन प्रोग्रेस 7 लाइन छोड़ दो। फिर फिनिश गुड्स लेजर, तो पहला स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट, सेकंड सॉरी पहला जनरल लेजर कंट्रोल, सेकंड स्टोर लेजर, थर्ड वर्क इन प्रोग्रेस लेजर कंट्रोल अकाउंट, फोर्थ फिनिश गुड्स लिख सकते हैं या फिनिश टू स्टॉक लेजर कंट्रोल अकाउंट, Yes, sir. इसके बाद हमारा अकाउंट होगा वेजेस वाला। तो वेजेस में बेटा आप कौन सा ट्रीटमेंट फॉलो करोगे इनडायरेक्ट वेजेस के लिए, 2 एंट्री पास करना है कि 1 एंट्री पास करना है आपको? हम्म, Single entry. सिंगल एंट्री ना। तो वेजेस का आपका 5-6 लाइन का अकाउंट ड्रॉ कर लो। Yes. आई थिंक थोड़ा सा हैंग हुआ है पीसी, लैपटॉप। अभी आपका 4 अकाउंट हो गया ना। Yes. फिफ्थ वाला वेजेस 5 लाइन छोड़ सकते हैं। Yes. फिर फैक्ट्री ओवरहेड 5 लाइन छोड़ दो। ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड 5 लाइन छोड़ दो। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड 5 लाइन छोड़ सकते हैं। कॉस्ट ऑफ सेल्स 5 लाइन छोड़ दो, 6 लाइन, 5 या 6 लाइन। सेल्स में ज्यादा एंट्री नहीं होता है, सो यू कैन लीव 3-4 लाइन। एंड देन कॉस्टिंग P&L 3-4 लाइन।
चलो Yes. डन। आपको दिखाई दे रहा है ना प्रॉपर की लाइन हटा दूं यहां से? Yes, sir. चलो नॉर्मली ऐसे रख देता हूँ ताकि आपको प्रॉपर दिखाई दे। अभी सबसे पहले उन लोगों ने क्या लिखा है, ये आपका ट्रायल बैलेंस है, बैलेंसेस। सो सबसे पहला उन लोगों ने दिया स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट 35,000। तो हम लोग स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे। तो ये रहा स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट, उसका ओपनिंग बैलेंस ऑलवेज वेदर दे स्पेसिफाइड और नॉट शुड बी डेबिटेड। किसका किसका डेबिट होना चाहिए? तो क्या स्टोर लेजर, वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश गुड्स, Yes, sir. ये तीनों का ऑलवेज डेबिट बैलेंस होगा, क्योंकि ये अपना असेट्स है, करंट असेट्स हम लायबिलिटी असेट साइड लिखते हैं, डेबिट साइड। Yes. और ये तीनों का टोटल जनरल लेजर, तो उसका ऑलवेज बैलेंस क्रेडिट होता है वेदर दे स्पेसिफाइड और नॉट। तो स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट में लिखेंगे हम लोग टू बैलेंस ब्रोट डाउन पर्टिकुलर रुपीज, ठीक है वो तो आपको पता ही है, 35,000। फिर वो लोग अपने को वर्क इन प्रोग्रेस का बैलेंस देंगे। फिर अपने को कौन सा बैलेंस दिया है? फिनिश गुड्स का बैलेंस दिया हुआ है। इसके बाद हमें वो लोग जनरल लेजर कंट्रोल अकाउंट का बैलेंस देंगे, राइट? तो Yes. देखो वर्क इन प्रोग्रेस का 38 दिया है। मैं एक, मेरा स्पीड प्रॉपर है ना, इंक्रीज Yes, sir. डिक्रीज करने की जरूरत नहीं ना। Yes. फिर उसके बाद फिनिश गुड्स का 25,000। फिर कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट 98,000। कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट इज नथिंग बट द जनरल लेजर कंट्रोल अकाउंट, तो उसके बाजू में लिखना है तो लिख सकते हैं कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। 90 कितना दिया था? 8। नाउ नेक्स्ट ट्रांजेक्शन दिया है रॉ मटेरियल परचेज। क्या एंट्री होना चाहिए रॉ मटेरियल परचेज का बेटा? Um, Store ledger control account or to or GLC, that is general ledger control. यस यस। तो स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट में डेबिट साइड लिखेंगे जीएलसी। इफ यू वांट टू राइट तो लिख सकते हैं ब्रैकेट में परचेज, और अमाउंट है 95,000। एंड यहाँ पे जीएलसी में लिखेंगे बाय स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट 95,000। तो ये 95,000 हमारा एंट्री हो गया। एक तो यहाँ पे परचेज का हो गया एंड जनरल लेजर अकाउंट में स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। Yes. नेक्स्ट रॉ मटेरियल रिटर्न टू सप्लायर, हमने रिटर्न कर दिया गुड्स। रिवर्स करेंगे एंट्री बेटा, Yes. जो परचेस का एंट्री था उसका रिवर्स। तो यहाँ पे आ जाएगा बाय जनरल लेजर कंट्रोल अकाउंट। यू वांट टू राइट यू कैन राइट परचेस रिटर्न 3,000, और जनरल लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट साइड लिखेंगे स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट 3,000। डन। Yes, sir. अब देखो नेक्स्ट क्या दिया है, रॉ मटेरियल इश्यूड फॉर प्रोडक्शन। तो मेरे स्टोर में से प्रोसेस के लिए मेरा मटेरियल गया, तो प्रोसेस अकाउंट
डेबिट साइड लिखेंगे स्टोर लेजर, कितना अमाउंट था 98। Yes. सो हियर वी विल राइट 98,000 और स्टोर लेजर में क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय वर्क इन प्रोग्रेस 98,000। एनी डाउट? No, sir. डन एंट्री। Yes, sir. अब यहाँ पे रिटर्न मटेरियल, रॉ मटेरियल रिटर्न टू स्टोर 3,000, रिवर्स हो जाएगा एंट्री। तो यहाँ पे वर्क इन प्रोग्रेस में क्रेडिट साइड लिखेंगे स्टोर लेजर 3,000 एंड इधर डेबिट साइड लिखेंगे स्टोर लेजर में वर्क इन प्रोग्रेस लेजर कंट्रोल अकाउंट 3,000। देखो क्या एंट्री था मैं कि ये 3,000 का बेटा रिटर्न टू स्टोर, Yes. राइट, रिटर्न टू सप्लायर डिफरेंट है। Yes. हो गया एंट्री। Yes. नेक्स्ट बेटा। So in case if it was a supplier, then it would be GLC. हाँ, सप्लायर होगा तो इट विल बी द जीएलसी। जैसे हमने यहाँ पे स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट में देखो बाई लिखा है जीएलसी, दैट इज योर परचेज रिटर्न का एंट्री एंड Yes. जीएलसी। और जब हम स्टोर की बात करते हैं वर्क इन प्रोग्रेस, तब जब इश्यू के स्टोर में तो आपने क्या प्रोसेस 3,000 टू स्टोर लेजर, तो रिटर्न आया स्टोर को रिटर्न, तो ये रिवर्स एंट्री। Yes. तो रिटर्न में स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट 2,000 और स्टोर लेजर में वर्किंग प्रोग्रेस। करेक्ट बेटा? Yes, sir. हाँ, और देखो एंट्री भी मैंने शायद लिखाया है इसका भी, एक सेकंड में चेक करता हूँ। हाँ हाँ, ये रहा नंबर material return to store and entry number 2 purchase return, that is your material only, correct? अब इसके बाद देखो प्रोडक्टिव वेजेस, सो इट इज अ डायरेक्ट वेजेस। हाँ, तो वेजेस अकाउंट में डेबिट साइड लिखेंगे टू वेजेस पेड का एंट्री टू जीएलसी 40,000। Productive wages is also known as a direct wages and GLC में डेबिट साइड क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय wages account 4,000। Yes. अभी देखो इनडायरेक्ट वेजेस, तो मैंने आपको नोट लिखाया था कि इनडायरेक्ट वेजेस अगर स्पेसिफाइड नहीं किया फैक्ट्री या ऑफिस का या सेलिंग का, तो हम लोग क्या मान के चलेंगे? Factory. फैक्ट्री। Yes. तो मैं डायरेक्ट एंट्री पास कर रहा हूँ फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट डेबिट टू जीएलसी। तो जीएलसी ब्रैकेट में मैं लिख के रख देता हूँ इनडायरेक्ट वेजेस का है। ये किसका है? इनडायरेक्ट वेजेस का। अमाउंट आई थिंक 25 था ना? यस 25। और जीएलसी में क्रेडिट साइड आ जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड 25,000। एनी डाउट अप टू दिस पार्ट? डन बेटा? Yes, sir. नेक्स्ट क्या दिया है? फैक्ट्री ओवरहेड एक्सपेंस इनकर्ड। तो क्या एंट्री होना चाहिए बेटा? Factory overheads account debit to GLC account. यस, तो यहाँ पे फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट डेबिट टू जीएलसी, एंट्री कंप्लीट कर लो।
डन। Yes. फिर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस कितना दिया है? 40,000. 40,000। Administrative तो to क्या 60. एंट्री होगा? हाँ, तो एडमिनिस्ट्रेटिव में ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव डेबिट साइड लिखेंगे जीएलसी, और जीएलसी में लिखेंगे क्रेडिट साइड ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव 40,000। नाउ कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स ट्रांसफर टू वेयर हाउस 2,13,000। कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स एंट्री नंबर 20 मैंने लिखा के रखा है। क्या होगा बेटा? फिनिश गुड्स लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू वर्क इन प्रोग्रेस। Yes. कितना अमाउंट दिया? 2,13,000। Yes. तो फिनिश गुड्स में डेबिट साइड जाके लिखेंगे टू वर्क इन प्रोग्रेस लेजर कंट्रोल अकाउंट 2,13,000, और यहाँ पे लिखेंगे बाय फिनिश गुड्स लेजर कंट्रोल अकाउंट 2,13,000। क्लियर बेटा? Yes. फिर नेक्स्ट देखो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को हम डायरेक्टली कहाँ पे ट्रांसफर करते हैं? कॉस्ट ऑफ सेल्स में, एंट्री नंबर 21। Yes. तो 21 में हमने क्या किया था? उसको कॉस्ट ऑफ सेल्स टू फिनिश गुड्स। तो फिनिश गुड्स में क्रेडिट साइड जाके लिखेंगे बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट 2,10,000, एंड कॉस्ट ऑफ सेल्स में डेबिट साइड आएगा टू फिनिश गुड्स लेजर कंट्रोल अकाउंट 2,10,000। डन। Yes. फिर सेल्स 3 लाख, तो सेल्स का क्या एंट्री होना चाहिए? सेल्स के क्रेडिट साइड लिखेंगे जीएलसी अकाउंट Yes. 3 लाख रुपीज, एंड जीएलसी में डेबिट साइड जाएगा To sales. सेल्स। सेल्स इनकम है, इसके लिए सेल्स अकाउंट में वो क्रेडिट साइड लिखेंगे 3 लाख रुपीज, राइट, एंड जीएलसी में डेबिट साइड लिखेंगे 3 लाख। डन। Yes. अब नेक्स्ट सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का खर्चा होगा इंकर्ड, तो हम लोग क्या लिखेंगे? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में डेबिट साइड जाके लिखेंगे जीएलसी, और जीएलसी में क्रेडिट साइड जाके लिखेंगे बाय सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। यहां तक समझ में आ गया? Yes. एनी डाउट अप टू दिस पार्ट? Yes. अब देखो आगे क्या दिया है। फैक्ट्री ओवरहेड are applied to production at 150% of direct wages. Any under over absorbed being carry forward for the adjustment in subsequent months. तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ है। एडमिनिस्ट्रेटिव सेलिंग एक्सपेंस incurred and recovered are same, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे अभी इम्पोर्टेंट है बेटा कि कौन सा लेजर अकाउंट हम क्लोज करेंगे। तो Yes. सबसे पहले हम लोग यहाँ पे वेजेस को क्लोज करेंगे। सबसे पहले किसको क्लोज करेंगे? Wages. वेजेस। और वेजेस का ये जो 50,000 डेबिट है, दैट शुड बी ट्रांसफर टू वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट 40,000। कहाँ पे ट्रांसफर होगा? वर्क इन प्रोग्रेस 40,000। Yes. और इसी के साथ ये वेजेस अकाउंट
वेजेस में क्रेडिट साइड जाके लिखोगे बाय वर्क इन प्रोग्रेस 40,000 एंड वर्किंग प्रोग्रेस के अकाउंट में जाके डेबिट साइड लिखेंगे टू wages. वेजेस 40,000। डन बेटा। Yes. अब इसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड क्लोज होगा। ये क्लोजिंग एक्सपेंस क्लोज कर रहे हैं। यहाँ ये ओवरहेड का पैसा जाएगा वर्क इन प्रोग्रेस में, लेकिन इसके लिए इंस्ट्रक्शन दिया है क्वेश्चन में कि जितना आपने डायरेक्ट वेजेस का फिगर है उसका 150% हम ट्रांसफर करेंगे रिकवर। तो डायरेक्ट वेजेस कितना ट्रांसफर हुआ है 40,000, तो हम 40,000 का 150% ट्रांसफर करेंगे। कितना होगा 40,000 का 150% बेटा? 60,000. 60,000। तो फैक्ट्री ओवरहेड में क्रेडिट साइड लिख बाय वर्क इन प्रोग्रेस, ब्रैकेट में लिख 40,000 इंटू 150% 60,000 लिखा। Yes. तो वर्किंग प्रोग्रेस लेजर कंट्रोल अकाउंट में डेबिट साइड टू फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड जो है वो कितना हमने किया 60,000, तो यहाँ पे 60,000 अमाउंट। डन बेटा। Yes. अभी देखो आपके पास फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट क्लोज करना है आपको, तो यहाँ पे 75,000 आएगा, यहाँ पे भी 75,000 का टोटल। और आपको क्वेश्चन में क्या दिया है? कैरी फॉरवर्ड। कैरी फॉरवर्ड का मतलब क्लोजिंग बैलेंस। तो बैलेंस जो 15,000 बचेगा, दैट वी हैव टू राइट बैलेंस कैरीड डाउन, और इधर आ जाएगा 15,000। इंपॉर्टेंट पार्ट। Yes. डन। Yes. कोई डाउट है तो बोलो इसमें। No, sir. No. इसके बाद थर्ड क्लोज होगा ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव। तो ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव का फिगर ट्रांसफर होगा फिनिश गुड्स, या तो हम उसको फिनिश स्टॉक लेजर कंट्रोल अकाउंट बोलेंगे। कितना अमाउंट है 40,000, और इसी के साथ ये अकाउंट क्लोज। Yes. तो फिनिश गुड्स के डेबिट साइड जाके लिखेंगे टू, कौन सा था? ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव। कितना अमाउंट है 40,000। Yes. क्लियर बेटा? Yes. Sir. फिर हम क्लोज करेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कॉस्ट ऑफ सेल्स में ट्रांसफर होगा। कहाँ पे ट्रांसफर होगा? Cost कॉस्ट of ऑफ 10,000, और इसी के साथ ये अकाउंट क्लोज। कॉस्ट ऑफ सेल्स उसके नीचे ही है, तो नीचे लिख लेंगे हम लोग सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन 10,000। yes. डन बेटा। Yes. तो इसका क्लोजिंग का जो सीक्वेंस है, दैट सीक्वेंस इज मोस्ट इंपोर्टेंट। पहला कौन सा क्लोज होगा? सारे एक्सपेंस का अकाउंट। पहला वेजेस, दूसरा फैक्ट्री ओवरहेड, तीसरा ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव, एंड लास्ट वन इज सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। एनी डाउट? Yes. Sir. No, sir. No, sir. Understood. ओके, नाउ 1 2 3 4 हो गया। अभी स्टॉक में तो पहला रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल मतलब स्टोर लेजर, तो पहले वो क्लोज होगा। तो डेबिट साइड का टोटल करो, क्रेडिट साइड में जो बैलेंस आएगा दैट कॉल बैलेंस कैरिड डाउन। तो डेबिट साइड स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट में 35,000 है, फिर 95,000 है, प्लस 3,000, तो टोटल कितना होगा 1,33,000। क्रेडिट साइड मैंने पुट किया 1,33,000 माइनस 98 माइनस 3, तो कितना क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा? Oh, I got it.
आप चेक कर लो 32,000 आता है, Yes. लिख लो। Yes. डन बेटा। Yes. नाउ वी हैव टू क्लोज वर्किंग प्रोग्रेस अकाउंट। तो वर्किंग प्रोग्रेस लेजर कंट्रोल अकाउंट को डेबिट साइड का टोटल 38,000 प्लस 98 प्लस 40 प्लस 60, 2,36,000। तो क्रेडिट साइड टोटल पुट किया 2,36,000। अब जो आएगा दैट इज कॉल्ड बैलेंस कैरिड डाउन। सो 3,000 गया, 213 गया, कितना बैलेंस बचता है बेटा? Yes. 20,000 लिखा। Yes. नाउ वी शुड क्लोज फिनिश गुड्स। तो देखो पहले 4 एक्सपेंस अकाउंट क्लोज हुआ, वेजेस, फैक्ट्री ऑर्डर, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। फिर 3 स्टॉक के अकाउंट। पहला कौन सा जाएगा? स्टोर लेजर, दूसरा वर्क इन प्रोग्रेस, तीसरा फिनिश गुड्स। Yes. सो फिनिश गुड्स का टोटल 25 प्लस 213 प्लस 40, 2,78,000 माइनस 2,10,000। सो 68,000 आ रहा है बैलेंस, Yes. राइट। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट अकाउंट क्लोज करेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स में नंबरिंग दिया है 8 मैंने। जो रेट से सर्कल करके नंबरिंग दे रहा हूँ वो क्लोजिंग का सीक्वेंस है बेटा। Yes. बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स ट्रांसफर होगा कॉस्टिंग पीएनएल। तो लिखो कॉस्टिंग पीएनएल। इसका टोटल आएगा 2,20,000। दैट 2,20,000 क्रेडिट साइड, तो यहाँ पे आ जाएगा 2,20,000। and यही 2,20,000 will be transferred to costing P&L debit cost of sales. Done? Yes. फिर आपका 9 क्लोज होगा, that closing is sales account। तो सेल्स अकाउंट के डेबिट साइड में जाके लिखोगे आप कॉस्टिंग P&L 3 lakhs रुपीज। तो सेल्स अकाउंट क्लोज और कॉस्टिंग P&L में क्रेडिट साइड सेल्स आ जाएगा 3 lakhs। डन बेटा। Yes. नाउ नेक्स्ट कॉस्टिंग P&L क्लोज होगा। तो कॉस्टिंग P&L का क्रेडिट साइड का टोटल है 3 lakhs। डेबिट साइड में बैलेंसिंग फिगर आएगा, दैट इज योर नेट प्रॉफिट, बट दैट नेट प्रॉफिट शुड बी ट्रांसफर्ड टू जनरल लेजर कंट्रोल अकाउंट 80,000। Yes. तो कॉस्टिंग P&L में वो डेबिट साइड है 80,000 रुपीज बेटा। तो ये Yes. 80,000 रुपीज हम लोग जनरल लेजर कंट्रोल अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय कॉस्टिंग P&L 80,000। Yes. क्रेडिट साइड का टोटल ले लो, डेबिट साइड में बैलेंस आ जाएगा। सो वी विल राइट द बैलेंसिंग फिगर हियर।
98 plus 95 plus 4 plus 25 plus 50 plus 40 plus 10 plus 80 कितना टोटल? 4,38,000. मेरा टोटल मैंने कम लिखा क्या? 98 क्रेडिट साइड देखो, जनरल लेजर 98,000 है, Yes. 95 4,000, नहीं 4 नहीं है, 40 है भाई जिसका, Yes, हाँ। that's हम्म, ठीक है, कितना टोटल है? 4 लाख 4,38,000. 48,000, क्रेडिट साइड 4 लाख 48,000, तो बैलेंस कितना आएगा? So 4,38,000. 38. 4 लाख 38, करेक्ट? Balance comes to 1,35,000. 1 लाख 45,000. 45, So three addition five. 3,500. 35, Yes. 98 plus 95 plus 40 plus 25 plus 50 plus 40 plus 10 plus 80, 438, करेक्ट है। 3 माइनस 300 माइनस 135। अब ये लेजर अकाउंट बनने के बाद बेटा, Yes. whether they ask or not, we should prepare closing trial balance, या तो क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस लिखो या तो ट्रायल बैलेंस एज ऑन, ये मंथ का था 30 अप्रैल 2020, डेबिट क्रेडिट। अभी देखो यहाँ पे आपका एक तो है ना स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट का बैलेंस होगा, एक जनरल लेजर सॉरी स्टोर लेजर के बाद वर्क इन प्रोग्रेस का होगा, फिर फिनिश गुड्स का होगा, इसमें एक एडिशनली आया फैक्ट्री ओवरहेड एंड आपका लास्ट का जीएलसी। तो देखो जीएलसी का यहाँ पे बैलेंस है 135, डेबिट में, तो हम लोग जीएलसी में वो कहाँ पे लिखते हैं? क्रेडिट में लिखेंगे 1,35,000। फिर आपका यहाँ पे स्टोर लेजर अकाउंट का 32,000 क्रेडिट साइड है, तो हम यहाँ पे डेबिट में लिखेंगे 32,000, राइट? Yes. वर्क इन प्रोग्रेस का 20,000 क्रेडिट में है, तो हम डेबिट साइड लिखेंगे 20,000। फिर फिनिश कुछ का 68,000 क्रेडिट साइड है, तो हम डेबिट साइड लिखेंगे 68,000। एंड फैक्ट्री ओवरहेड का क्रेडिट में कितना है? 15,000, तो हम डेबिट साइड लिखेंगे। तो 32 प्लस 20 प्लस 68 प्लस 15, टोटल कितना हो जाएगा? 135, Yes. राइट? तो ये जब क्लोजिंग बैलेंस टैली हो जाता है, क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस, दैट मीन्स हमारा क्वेश्चन है वो करेक्ट क्वेश्चन है ना बेटा? Yes. तो ये अभी आपको समझ में आया ये पॉइंट? Yes. तो अभी आज का लेक्चर यहाँ पे एंड करते हैं, कल Yes. सेम टाइमिंग रखे 7:30 बेटा।